देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, उस पे जो है वो आज बात की जाएगी। हमने ये देखा कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो है वो कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं कि जितने भी मुतहर्रिब सियासी ग्रुप हैं वो एक साथ बैठें, कुछ निगोसिएशन की बात हो और कुछ मसले का हल निकले सियासी बहरान का। तो इस पर आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना चाहती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून की कि मुस्लिम लीग नून में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो आए दिन हमें नज़र आते हैं मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और बात करते हुए, और उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, लेकिन उनकी बातों से ये जाहिर होता है कि जो कोशिशें की जा रही हैं कि तमाम सियासी ग्रुप एक साथ मिलकर बैठे और कोई हल निकाले, वो लगता नहीं है कि इस तरह से हल निकल पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट बैंक को धमकी देते हुए कि जो इदारे अगर फंड्स देंगे इलेक्शन के लिए वो उसके खुद जिम्मेदार होंगे, और उनका ये भी कहना था कि हमने मुज़ाकरात की कोशिशें जो हैं वो इसलिए कभी नहीं की कि दूसरी जानिब से हमेशा यही सुनने को मिलता था कि बातचीत के लिए नहीं बैठेंगे। और उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। भी हमेशा से ये सोच रही है, हमारी क़यादत ने भी हमेशा जो है वो इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना नहीं बल्कि उसका एहतराम करना जो है की कोशिश की है। लेकिन मुल्क में 2014 से ऑनवर्ड ऐसे हालात पैदा किए गए हैं एक तरफ़ा तौर पे कि जिसकी वजह से फिर रवैयों में जो है वो तल्खी आ गई, और हमने भी जो है वो बाज़ औक़ात डायलॉग की बात से इसलिए अवॉइड किया कि जब भी बात करते हैं तो उस आगे से गालियाँ मिलती हैं कि जी हम इनके साथ बैठें, हम इनको जो है वो साथ बैठाएं, हम इनके साथ बात करें। आपने सुना राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे थे। अब कुछ बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की। और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर इलेक्शन की खुल के मुखालफत तो नहीं हमें करती हुई नज़र आती, लेकिन जो है वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत करती हुई नज़र आती है। लेकिन और अगर इसके बारे में मज़ीद बात की जाए तो हम ये देखेंगे कि जो सईद गनी साहब हैं उनके काफ़ी सारे बयानात जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं, और सईद गनी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी कुछ कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट कभी आमरों को आइन में तरमीम की इजाज़त देती है, कभी खुद अपने फैसलों से आइन में तरमीम करती है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि पार्लियामेंट जो इन तमाम इदारों की माँ है, जिसकी खोख से ये तमाम इदारे जन्म लेते हैं, आइन बनाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, इलेक्शन कमीशन को नहीं है, किसी और इदारे को नहीं है। पार्लियामेंट आइन बनाती है, उस आइन के ज़रिए फिर ये इदारे कायम होते हैं, इनके इख्तियारात का तयन पार्लियामेंट करती है। और यहाँ अजीब बात है, पहले भी होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिसके पास खुद ये इख्तियार नहीं है कि वह आइन के अंदर एक नुक्ता इधर से उधर कर सके, वो कभी आमिरों को इजाज़त देता है कि तुम आइन के अंदर तरमीम कर लो, कभी खुद अपने फैसलों के जरिए जो है वो आइन के अंदर तरमीम कर लेता है। आपने सुना कि सईद गनी साहब क्या कह रहे थे। इसके अलावा अगर हुकूमत की कारकर्दगी की बात की जाए तो गैरब सर्वे ने एक सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट उन्होंने कल जारी की। उस सर्वे के मुताबिक 91% जितने पाकिस्तानी हैं जो जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए अपनी कमाई में यानी कि उनका जो बजट है उसके अंदर गुजारा करना मुश्किल हो गया है। और ये एक अच्छा खासा सर्वे है, रिलायबल इदारा है, उसकी रिपोर्ट आप डिनाई नहीं कर सकते। तो हुकूमत की कारकर्दगी तो आपके सामने है। कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी कि शहबाज शरीफ साहब ने साबिक चीफ जस्टिस के लिए क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। शख्स जिनका नाम साकिब निसार है, अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो आप तो हफ्ते और इतवार को भी अपनी अदालतें लगाया करते थे, बेवा और यतीम को इंसाफ मुहैया करने के लिए नहीं, सिर्फ सियासी दुकान आपने चमका रखी थी। तो अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे
तो फिर उसका आपने कौम को क्यों नहीं बताया कि ये पैसे फलां फलां मदाद में हड़प किए गए हैं? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, कुछ बात कर लेते हैं फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी भी पीछे नहीं रहे और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक धागा है जिससे जमहूरियत बंधी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज़ किया जाएगा या मुअत्तल कर दिया जाएगा तो अवाम अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकल आएंगे और पाकिस्तान का हाल जो है वो ईरान या श्रीलंका के जैसे हो जाएगा। मज़ीद क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही वो धागा है जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत इस वक्त बंधी हुई है, और अगर आपने ये धागा भी तोड़ दिया, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स मुकम्मल तौर पे ऑलरेडी ख़त्म है, पाकिस्तान में मुआशी हकूक़ पहले ही ख़त्म है, पाकिस्तान में आइनी हकूक़ ख़त्म है, और अब ये जो थोड़ा बहुत ढकोसला है कि पाकिस्तान में कोई आइन है या कानून है, वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा और आप एक बहुत बड़े गर्दाब में फंस जाएंगे। और वाहिद हल फिर जो है वो यही होगा लोगों के पास कि वो सड़क पे निकले और श्रीलंका और ईरान की तर्ज के ऊपर अपने हकूक़ वापस लेने की कोशिश करें। जी, फवाद चौधरी साहब की भी आपने गुफ्तगू जो है वो सुनी। अभी हम अपने गेस्ट का पैनल जो है वो ओपन करते हैं और मैं आपको बताऊँ मेरे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया जुल्फ़िकार बदर साहब ने, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। इसके अलावा अदील अहमद होंगे हमारे पास रहनुमा पीटीआई, और इसके अलावा हमसे गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ पैनल में शरीक होंगे आगा मसूद साहब भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले मैं जुल्फ़िकार बदर साहब से सवाल करना चाहूँगी। जुल्फ़िकार बदर साहब, आपने सुना जो कुछ कहा गया मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, हम एक क्राइसिस सिचुएशन में हैं, हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, और कुछ नज़र भी आ रहा है सिराजुल हक साहब की तरफ से भी, कहीं ये भी देखा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मनाया जा रहा है कि वो भी आके बैठें, कोई टेबल टॉक हो। तो आपको क्या लगता है कि ये टेबल टॉक तक कब तक पहुँचेंगी ये तमाम पार्टीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीबा, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। लेकिन ये जो आपका सवाल है कि ये सारी पार्टियां कब तक पहुंचेंगी, इसकी कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं कर सकता, ना कोई टाइमलाइन दे सकता है कि ये कब तक आएंगी। असल बात ये है कि ये सेल्फ रियलाइजेशन की बात है और ये रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप की बात है। और रिस्पॉन्सिबल लीडर वही होता है जो आप मौजूदा क्राइसिस को समझता है और क्राइसिस के अंदर से मसले का हल निकालता है, वो अपनी वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है, वो लीडर होता है। यहाँ पे देखें आप, पीडीएम की जब 1-2 साल पहले पीडीएम का प्लेटफॉर्म बना, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाया था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और जो उनके सियासी हरीफ थे वो जो अपना मैनिफेस्टो, अपनी आइडियोलॉजी रखते थे और पीपल्स पार्टी के साथ एक मुखालफाना हरीफ सोच थी, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे 1 पॉइंट एजेंडा किया कि आप सब हम मिलके मुल्क और मुल्क को, कौम को क्राइसिस से बाहर निकालें, और पीडीएम का पीपल्स पार्टी हिस्सा बनी। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इस बात के ख्वाह हैं और कोशिश में है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज विद इन पीडीएम एक टेबल पे आ जाएं और मुज़ाकरात का दरवाजा, डायलॉग का दरवाजा खोले, ताकि कोई भी ऐसी जो पॉलिटिकल फोर्स है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो दुराने मुकालमा डायलॉग के दौरान वो मिस ना हो, सबको ऑन बोर्ड किया जाए। क्योंकि ये कुछ अर्सा पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक मैसेज बावर कराया था कि जिसने भी बातचीत करनी है वो टेबल पे आना जरूरी है, लेकिन उसके लिए अनकंडीशनल आना जरूरी है। और प्राइम मिनिस्टर चूंकि हेड करते हैं इस टाइम पे कोलिशन को पीडीएम के, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ आके बैठ के बात करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सेम डे एक मैसेज दिया था अपनी तकरीर के आखिर में, whether we like someone's face or not, हमें किसी का चेहरा पसंद हो या ना हो, हमें मुल्क को और मुल्क के अवाम को क्राइसिस से निकालने के लिए बैठना है और मसाइल का हल निकालना है। और उसका एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये थे उस सारी गुफ्तगू के, ना मेरा ना आपका, हम सबका पाकिस्तान। देखिए ये मैसेजेस होते हैं जो लीडरशिप की तरफ से जाते हैं। इस सारे मैसेजेस के बाद आप देखें कि अगर इस मुल्क से, इस कौम से कोई सिंसियर है तो वो आके टेबल पे बैठेगा, अदरवाइज आपको पता चल जाएगा कि कोई सिंसियर है या नहीं है, क्योंकि हर एक शख्स अपने जुल्फ़िकार बदर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अभी हम एक क्राइसिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अब इस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर जो है वो निगोशिएटर कौन है या आर्बिट्रेटर आप लोगों ने कौन सोचा है या मॉडरेटर कौन सोचा है कि कौन होगा? सिराजुल हक साहब हैं जो कोशिशें कर रहे हैं कि तमाम सारे ग्रुप्स आके बैठे हैं।
देखिए, इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि पीडीएम के विद इन पीडीएम और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी जितने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, उन सबको एक कंसेंसस बिल्ड करके सबको ये ज़हनी तौर पे आमादा और कायल करने की जरूरत है कि आप आए और डायलॉग के ऊपर बात करें, डायलॉग करें ऑपोजिशन के साथ, जो इमरान खान साहब के साथ और बाकी। जब वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो एक स्ट्रेंथ बन जाएगी, आप बातचीत करेंगे। इसका दूसरा पहलू ये है कि इस सारे सिलसिले के अंदर सिराजुल हक साहब ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की गुफ्तगू के बाद उन्होंने इनिशिएट किया, वो प्राइम मिनिस्टर को मिले, फिर वो इमरान खान साहब को मिले और उन्होंने ये समझा रिस्पॉन्सिबल लीडर होने का सबूत दिया। उन्होंने ये समझा कि मैं बात करके हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं और हम इसके अंदर मामले को आर्बिट्रेट करते हैं। तो इसके अंदर सिराजुल हक साहब का भी इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन वो बिटवीन द पार्टीज है। लेकिन सबसे पहले विद इन द पार्टीज और विद इन द कोलिशन गवर्नमेंट सबको एक पेज पे लाना जरूरी है। जब वो सारे एक पेज पे आ जाएंगे तो फिर सिराजुल हक साहब का जो इनिशिएटिव है वो वहां से काम करेगा कि वो इमरान खान साहब और दीगर जमातों को इस सारी चीज के अंदर इमरान खान साहब और पीटीआई के लीडर्स को और उनके लोगों को ये समझने की जरूरत है कि टेबल पे जब आना है तो अनकंडीशनल आना है। जब आप अनकंडीशनल आएंगे, माइंड मेकअप किए बगैर आएंगे, अब दो बातें मनवा लेंगे, दो बातें मान जाएंगे, कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा। जब आप ज़हन बना के आएंगे, अपनी शराइत रख के आएंगे और दूसरी पार्टी की भी शराइत होंगी, दीज आर नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ निगोशिएशन। फिर आप टेबल पे डायलॉग को कामयाब होता नहीं दे सकते। अगर आपने डायलॉग को कामयाब करना है, आप बगैर माइंड मेकअप किए हुए आप आए, बैठे और फिर गुफ्तगू करें और डायलॉग के जरिए मामले को हल करें। एक नहीं, दो नहीं, 3 नशिस्तों में कहीं ना कहीं मामला निकल आएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने देखिए एक बहुत अच्छा किया है, मैं उस पर अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने कल तक का टाइम दिया और उन्होंने कहा कि कल सारी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव आए, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब ने वेलकम किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा मौका फराहम किया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो आपस में बैठ के अपने सियासी हरीफों के साथ बातचीत करें और खुद इस मसले का हल निकालें कि किस दिन इलेक्शन होने हैं। क्योंकि इलेक्शन तो होने हैं, इससे कोई भाग नहीं रहा, लेकिन इस मुल्क के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड बना के एक ही दिन सारे इलेक्शन करवाना, मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की कामयाबी होगी। बिल्कुल। जुल्फ़िकार बदर साहब, मैं जो है इस पे मौक़िफ़ जानूंगी। अदील अहमद साहब भी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अदील। अदील, मुझे ये बताइएगा, आप गुफ्तगू सुन रहे थे जुल्फ़िकार बदर साहब की, और हम जो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस करें कि जब तमाम सियासी ग्रुप आपस में बैठेंगे और ये काविश शुरू की है मेरे जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने, वो आर्बिट्रेटर के तौर पर जो है वो सामने आए हैं, बड़ी अच्छी कोशिश है, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, मुज़ाकरात जो हैं, पॉलिटिकल डायलॉग, जी जी, वो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान होता है और एक अच्छी चीज़ है। बट मुज़ाकरात का जो मुद्दा है वो है क्या? मुज़ाकरात का मुद्दा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि आइन के आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना जो है वो ज़रूरी है जब असम्बलियाँ तहलील हो जाए। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों को तहलील हुए 90 दिन का अरसा गुजर चुका है और अभी तक पीडीएम की जो जमातें हैं, जो अपने माउथ पीसेस और अपने केयर टेकर, अपने बगल बच्चों को केयर टेकर बना के लाएं, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शन करवाने में। तो अगर तो मुज़ाकरात इस बात पर होते हैं कि आइन जो है उसको इन्फोर्स करवाया जाए, आइन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए, आइन की जो डायरेक्शंस हैं उसके आगे सरे तस्लीम खम किया जाएगा, तो उस पर तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन अगर आइन को तोड़कर, आइन को पांव तले रौंद कर, रोज़ाना अदलिया के जजेस को धमकियां लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को झूठे, बोगस और 2 नंबर मुकदमात में गिरफ्तारियां करके, टॉर्चर करके, सोशल मीडिया के कारकुनों को उठाकर अगर उनको गायब किया जाए, अगवा किया जाए और एक फाशिस्ट रूल जो है वो इम्पोज किया जाए मुल्क में, तो ऐसे माहौल में कौन से मुज़ाकरात
और कौन से डायलॉग और क्या उसमें तय बातचीत हो सकती है, उसमें मुमकिन नहीं है। अगर हुकूमत वाकई है, अगर हुकूमत जो है वो डायलॉग से जीरा है और वो चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने पैसे टेबल टॉक के जरिए से करे, तो सबसे पहले तो इनको ये जो इन्होंने कंडक्शन का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3000 से ज्यादा कारकुनों को उठाया हुआ है, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छा आदिल साहब, कता कलामी माफ, मैं इसी पे बात करना चाह रही थी कि आपने सोशल मीडिया के कारकुनान की बात की कि उन्हें जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी हमने देखा रिसेंटली जो है अलीजादी साहब की गिरफ्तारी सामने आई है, तमाम पीटीआई की क़यादत वहाँ मौजूद थी। जब आपने रेलिवेंट पुलिस स्टेशन से बात की जहाँ वो गिरफ्तार हुए, उस वक्त का क्या माहौल था, और फिर जो जिस्मानी रिमांड दिया गया उसके बाद अब क्या पीटीआई के आगे का क्या लाएमल है, जहां एक तरफ उनके रहनुमाओं को उठाया भी जा रहा है, उनके जो सोशल मीडिया की जो टीम है उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में भी आप बैठने के लिए तैयार हैं नेगोशिएशन के लिए? देखिए, मैं यही कर रहा हूँ ना, मैं तो आज ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो इसको लगाम देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो 3000 जायद कारकुन गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया है तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान भर से, तो रिहा करना होगा। सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है उसको इन्होंने खत्म करना होगा। साफियों के ऊपर जो इन्होंने तशद्दुद और क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों जो है वो एक जबर बनाया हुआ है, वो इनको बंद करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है, जरीद साहब गिरफ्तार है, सलीम साहब गिरफ्तार है, दीगर रहनुमा जो है उनको गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इस सिलसिले को पहले बंद करना होगा और आइन का जो दायरा कार है, आइन की जो लिमिट्स हैं, आइन का जो जुरिस्डिक्शन है, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठकर बात करने के लिए तैयार है, इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम आइन को नहीं मानते, हम कानून को नहीं मानते, हम जो है इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो ये जो है ये कोई जमहूरी तर्ज अमल नहीं है। कोई डिक्टेटर जो है वो इस तरह से आइन को जो है पामाल करते रहे। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में जुल्फिकार अली भुट्टो जो पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसके बाद आज जो है वो इस तरह से नजर आ रहा है कि मुकम्मल तौर पर मुल्क में जो है वो मार्शल लॉ नाफिज है, और ये जो सियासी कठपुतलियां हैं ये सिर्फ उस मार्शल लॉ की जो है वो के फ्रंटमैन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है और मुल्क में जो है इंतखाबात से भागा जा रहा है। अच्छा, मैं जुल्फिकार बदर साहब से भी आदिल साहब ये पूछ लूं, इनकी हुकूमत है ना पीपल्स पार्टी से जवाब दे अवाम को, तो आप कश्मीर का मुकदमा किस मुंह से लड़ेंगे? कश्मीर में आपका मौक़िफ़ है कि वहाँ के लोगों को हक राय दही दी जाए। जी जी, इंडिया हक राय दही नहीं दे रहा कश्मीरी अवाम को, तो पाकिस्तानी अवाम को जो ये गवर्नमेंट हक राय दही नहीं दे रही, इस पे क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, मैं मौक़िफ़ पूछ लेती हूँ ना, मैं जुल्फिकार बदर साहब लाइन पे मौजूद है। ये कौन सा आईनी तर्ज अमल है कि लोगों को वोट के हक से ही महरूम किया जाए? 90 दिन की जो बाइंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के इलेक्शन होने चाहिए, उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। जी, जुल्फिकार साहब मुझे ये बताइएगा कि अदील साहब ये कह रहे थे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के कारकुनान को उठाया जा रहा है, या जो साबिक वज़रा है उनमें से अलीज़ादी का नाम सबसे पहले, उनको उठाया गया, उनको बंद किया गया, जिस्मानी रिमांड पे भेजा गया, ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर जो हम इनिशियली बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम ये क्राइसिस रिजॉल्व करेंगे जब वज़रा, साबिक वज़रा जो है वो उठाए जाएंगे, उनको किसी केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी, तो असल बात यह है कि जब ये इस तरह की सियासी कशीदगी चल रही होती है ना, जी जी, तो मैं एक बात की थी जो कि बड़ी कॉमन सेंस की बात थी कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं, आप बात करते हैं। अगर किसी ने निगोशिएशन के पढ़े हों कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो आप देखेंगे, एक छोटी सी सिंपल सी बात बताता हूँ। तो रैंसम के लिए लोगों को उठा लिया जाता है, तो उसके बीच में फिर आर्बिट्रेटर डाला जाता है। तो उस आर्बिट्रेटर को जब डाला जाता है तो फिर शराइत नहीं रखी जाती, फिर आर्बिट्रेटर दोनों पार्टियों को सुनता है और उनकी एक दूसरे के आगे रखते हैं। उसके अंदर कंडीशंस नहीं होती कि जी पहले आप हमारा बंदा छोड़ेंगे, पहले जी ये करेंगे या पहले पैसे देंगे, ना कोई पहले पैसे देता है। असल बात यह है कि प्रॉब्लम्स है, सियासी कशीदगी है, लेकिन अगर इस मसले को हल करना है तो वो अकेले इमरान खान साहब टेबल पे आके बैठ जाए, दो बातें अपनी मनवा लें, दो बातें मान लें। ये तो डिस्प्यूट ही नहीं है कि आइन को कोई मानता है या नहीं मानता। आइन को सारे मानते हैं, तमाम जजेस मानते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मानती हैं, तमाम शख्सियात मानती हैं। जो नहीं मानेगा उसके ऊपर केस करें, जैसे कासिम सूरी साहब ने नहीं माना था, और जैसे प्रेसिडेंट अलवी ने नहीं माना था, जैसे उस वक्त के पंजाब के गवर्नर ने नहीं माना था। तो वो तो
तारीख का हिस्सा बन गए हैं। अभी भी जो नहीं मानेगा तो वो भी एक लिखा जाएगा उसका नाम तारीख के अंदर कि ये इसने आइन शिकनी की थी। असल मुद्दा, असल मामला ये है कि यहाँ पे एक सियासी समझबूझ की जरूरत है ताकि बैठ के मसाइल का हल निकाला जा सके। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है, ये असल बात जो प्रॉब्लम आती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, वो पहली चीज है ट्रस्ट डेफिसिट है। इमरान खान साहब का पूरी दुनिया में कोई गारंटर ही नहीं है कि इमरान खान साहब की कोई गारंटी कर सके ताकि उनकी बात का कोई एतबार करे। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि खान साहब की इस बात पे कोई गारंटी नहीं है कि 14 मई को इलेक्शन हो जाते हैं, इतना खर्चा कर देते हैं। उसके बाद ये खान साहब अगर हार जाते हैं इलेक्शन, मेजॉरिटी नहीं ले सकते, तो खान साहब का 2008 के बाद 13 का बाद कहना कि जी इलेक्शन दोबारा करवाए जाए, फिर कहना कि अगर मैं मेजॉरिटी नहीं लूंगा असम्बलियां तोड़ दूंगा। जब वो हुकूमत से निकल रहे थे उन्होंने फिर एक अटेम्प्ट की थी असम्बली तोड़ने की, जो अदालत ने बहाल कर दी थी। असल बात देखी जाए, खान साहब जो है वो जिद्दी सियासी जिद्दी बच्चे की तरह है, सियासी मेच्योरिटी है। वो इस तरफ आना ही नहीं चाह रहे कि बैठ के बात करें। वो कहते हैं भाई मैं हुकूमत में आऊंगा तो ठीक है, मेरी हुकूमत होगी तो ठीक है, मैं ये करूंगा तो ठीक है, सिर्फ मैं है। लेकिन आप देखें कि इनकी जब गवर्नमेंट आई है 10 माह, इन्होंने मुल्क का क्या बुरा हाल किया कि आज उसका खमेजा ये मौजूदा हुकूमत भी उसको मिलके सारे तजर्बाकार लोग भी ठीक नहीं कर पा रहे कि 10 माह बाद ये IMF के पास जाके घुटने टेक के जब एग्रीमेंट किया था, और IMF ने भी ऐसा एग्रीमेंट इनसे साइन करवाया कि आज तक उसकी दाद रसी और उसको रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। तो अगर सारा फॉल्ट के एंड में असल बात देखने की है कि अगर ये इनके लीडरों को पकड़ा, इन्होंने मार्शल्ला का दौर कभी देखा ही नहीं। इन्होंने देखे ये ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब पाकिस्तान आना था तो आधे से ज्यादा कारकुन जेलों में थे, शाही किले में थे, कोड़े पड़ रहे थे। लेकिन मोहतरमा की वापसी के ऊपर जो पीपल्स पार्टी, उस टाइम पे मेरे वालिद भी थे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हुकूमती नुमाइंदों के साथ बातचीत की, मोहतरमा के वापस आने के ऊपर बातचीत की। हाँ, उस टाइम पे ये कंडीशन लगा दी जाती कि जी आप पहले हमारे बंदों को छोड़ेंगे तो फिर मोहतरमा आएंगी और हमें ये बताया जाए वो बताया जाए। ऐसा नहीं होता है। मुज़ाकरात के लिए आपको ओपन एंडेड जाना पड़ता है, फ्री ऑफ माइंड जाना पड़ता है। आप जाते हैं, टेबल पे बैठते हैं, एक दौर चलता है, 2 दौर चलते हैं, 3, 4, 5, आपका कहीं ना कहीं बातचीत करके कोई दरमियानी रास्ता निकलता है। इन लोगों को, PTI के दोस्तों को ये समझने की जरूरत है कि आपने अपनी सियासी जिद को, अना को छोड़ना है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए सियासी जिद, अना से बालातर होके सोचना है अगर आप मुल्क के लिए सिंसियर है। अच्छा, मैं पूछ लेती हूँ, अदील साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है। जुल्फिकार साहब, रहेगी वो तो खत्म नहीं होगी, और इन्हीं की जिद की वजह से आप देखें। मैं पूछ लेती हूँ ना, अभी तो ये हम टेबल टॉक की बात कर रहे हैं ना। मेरे साथ अदील है। अदील बताइएगा। जुल्फिकार साहब थोड़ा सा जरा, मैंने आपका मौका ले लिया, मैं जरा अदील से ले लूँ। आज उन्होंने जुल्फिकार साहब को मेरी आवाज आ रही है? मैं चाह रही थी कि मैं अदील साहब से भी ये पूछ लूं, जो आपने कहा है कि अपनी जिद और अना को छोड़ के जो है वो क्राइसिस से निकलने के लिए टेबल टॉक करनी चाहिए। अदील साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग क्या टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं? मुल्क कितने बुरे सिचुएशन में है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है। अगर आप टेबल टॉक पे जाते हैं तो क्या कुछ शराइत लेके जाएंगे, या पहले ओपन मतलब फ्री माइंड के साथ सुनेंगे कि क्या हो रहा है, किसकी क्या जो बात करेगा उसको सुनेंगे बैठकर? कि पहला रूल तो यही है ना कि आप गुड लिसनर होने चाहिए। आपने अगर टेबल टॉक पे बैठना है तो आपने सुननी तो है सबकी। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जुल्फिकार बदर साहब ये कह रहे थे कि वे अपनी अनाएं छोड़कर अगर आप टेबल टॉक पर जाएं तो वहां बैठकर बात होती है, उस वक्त आप कोई शराइत नहीं रखते, आप बिल्कुल फ्री माइंड के साथ बैठते हैं और फिर जो है वो गुफ्तगू सुनते हैं और उसमें फिर आप चीज़ें डिसाइड करते हैं ताकि निगोसिएशन हो सके, किसी रिजल्ट पर आ सकें। तो क्या PTI इस वक्त तैयार है बात करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पहले भी कभी डायलॉग से जो है वो इनकार नहीं किया। जी। और ना हम जो है वो इलेक्शंस के मौक़िफ़ के ऊपर अभी भी डायलॉग से इनकारी नहीं है। बट हमारा जो वो है मौक़िफ़ है वो ये है कि आइन की
आइन की जो पासदारी है, आइन की जो बालादस्ती है, आइनी जो फ्रेमवर्क है, उसके अंदर ही बातचीत हो सकती है। अगर आइन के बाहर जाएंगे तो आइन के बाहर कोई बातचीत नहीं हो सकती। और आप ये समझ लें कि वो एक रेड लाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक रेड लाइन है, उसके अंदर तो बात हो सकती है, उससे बाहर बात नहीं हो सकती। इलेक्शंस के फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो सकती है। अगर ये कहा जाए कि इलेक्शंस जो है वो आइन की जो शेक है, 90 दिन की जो मुद्दत है, उसमें नहीं करवाए जा सकते और आइन जो है वो इलेक्शन जो है वो अपनी मर्जी से आगे ले जाएगी हुकूमत, तो उस पर जो है बातचीत नहीं हो सकती। अच्छा, वैसे मुझे मेरी अपनी समझ के लिए अदील साहब मुझे ये बताइएगा, अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं कर पाती गवर्नमेंट, अदील साहब हुकूमत की तरफ से जो इकदाम हो रहे हैं, जो हुकूमत की तरफ से आपको मेरी आवाज आ रही है अदील साहब? हो रहे हैं, जो गिरफ्तारियां, जो एब्डक्शन, जो अगवा, जो तशद्दुद और जो क्रश करने की बातें हो रही हैं कि इमरान खान को खत्म करना है, इमरान खान को रास्ते से। अदील साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं यहाँ एक और सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। अदील साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? इमरान खान की दीवारें तोड़नी है, इमरान खान की जो है वो उसकी फैमिली के ऊपर कीचड़ उछालना है, उसकी अदील साहब मुझे भी कुछ गुफ्तगू का मौका दे, मैं आपसे सवाल तो पूछ सकूं। डिस्कस करना है, उसके ऊपर 144 केसेस करने। तो अगर ये तरीकाकार होगा, ये तर्ज अमल होगा, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत, कोई जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। हम मुज़ाकरात और बातचीत से पीछे नहीं हटते। अदील साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? कि आईनी फ्रेमवर्क, अदील साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? इलेक्शंस के फ्रेमवर्क के ऊपर बात होगी। अदील साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। मैं पिछले 5 मिनट से पूछ रही हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे आपसे ये पूछना था कि आप आइन की मुसलसल बात कर रहे हैं, तो क्या जब हम एक टेबल टॉक पर बैठेंगे तो लाजमी सी बात है, आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रेड लाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो कोई बात नहीं करेगा ना, उसमें यही बैठ के ये बात होगी कि भाई हमारे पास इतने हमारे पास वसाइल हैं और इतने मसाइल हैं और इसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, जो एक बेसिक चीज है। तो क्या ये बात तो बिल्कुल साइडलाइन कर दे कि आइन के अगेंस्ट कोई बात होगी, बात अगर मुज़ाकरात की हो रही है तो वो कानून और आइन को मद्देनजर रखते हुए होगी। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या पीटीआई इन ओपनली इन बातों को सुनने के लिए तैयार है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है? आपने 2 दफा मुझसे ये कहा कि हाँ तैयार है, लेकिन आइन और कानून के लिए। हम यहाँ आइन और कानून की बात नहीं करें, हम सियासी जमातों की बात करें कि मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए क्या आप लोग तैयार हैं बातचीत के लिए? आपके ख्याल में विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए एक तरीकाकार क्या है, क्या हल है इसका? सबसे पहले तो आपको अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए तमाम जमातों को एक साथ बैठना पड़ेगा ना, फिर आप लोग डिस्कस करेंगे। हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्या है? हमारा कॉन्फ्लिक्ट है इलेक्शंस। जी, पाकिस्तान में इस वक्त अगर सियासी बहरान बस सिर्फ एक इलेक्शन है ना कॉन्फ्लिक्ट, इलेक्शन करवाना, साफ शफाफ इलेक्शन करवाना और आइन की मैंने आपका मौकफ ले लिया। अदील साहब मुझे जुल्फिकार बदर साहब से भी पूछ रहे थे। जुल्फिकार साहब, अदील साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो एक मेन मुद्दा है। देखिए, माना इलेक्शन ही जो है वो मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। जी 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 जुल्फिकार साहब से ये पूछे कि इलेक्शन होने के बाद आप उस नतीजों को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी? अगर आप जीत जाते हैं तो ठीक है, अगर आप हार जाते हैं तो करेंगी कि जी जी अदील साहब को सिर्फ इस पॉइंट पे मैं पूछ रही थी जुल्फिकार साहब, आपने जो पॉइंट ये जो लॉजिक है ये तो इंतहाई फजूल लॉजिक है कि इलेक्शंस करवाएंगे, उसके नतीजे जो आएंगे उसको कोई तस्लीम करेगा या नहीं करेगा, इसकी वजह से इलेक्शंस करवाने ही नहीं है। देखिए आपने अदील साहब आपने कहा कि मेन मुद्दा जो है वो इलेक्शन है ना, अगर रिजल्ट जो है वो आपके अगेंस्ट आते हैं या आपके फेवर में आते हैं, दोनों सूरतों में आप उनको मानेंगे? हमने धांधली को सामने लेकर आए हम लोग, जिस किस्म की उस वक्त मैनेजमेंट हुई, जिस किस्म की धांधली हुई, उसके खिलाफ एक पूरी कैंपेन चलाई। उस कैंपेन के बाद एक जुडिशल कमीशन बना, जुडिशल कमीशन की भी फाइंडिंग्स आई कि लार्ज इलेक्शन जो है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तियां हुई हैं, लेकिन इलेक्शन आर लार्जली लॉफुल। हम उस नतीजे से मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन हमने अदालत का एहतराम किया, हमने अदालत के उस फैसले को माना और अदालत ने अदील साहब ये तो पुरानी बात होगी, मैं अभी की बात कर रही हूँ ना। आप लोगों ने कहा इलेक्शन जो है 90 रोज में हो जाने चाहिए, जुल्फिकार बदर साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आए या अगेंस्ट में, मानेंगे आप उनको? कि हमने उस वक्त भी नतीजे तस्लीम किए। आप मुझे ये बताएं कि आज जो ये अभी रिसेंटली बलदियाती इलेक्शन हुए हैं सिंध के अंदर, कराची के अंदर,
कितना बड़ा मजाक हुआ ये आवाम के साथ, लोगों के वोटों की कितनी बड़ी तौहीन हुई है। 40 से 80 सीटें हैं जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 11 मौजूद है कि हम वहां पर इलेक्शन जीते हुए हैं फॉर्म 11 के मुताबिक, उसके नताइज तब्दील कर दिए जाते हैं और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को जितवा दिया जाता है उन हल्कों में। हम उसके बावजूद अदालतों में गए हैं ना, हम तो अपने केसेस अदालतों में लड़ रहे हैं। हमने जो है वो कोई नहीं, तो आप लोगों ने दिल साहब कोई आप इलेक्शन कमीशन नहीं गए, वो 40 यूसीज के आप लेके फॉर्म चले जाते जिस तरह जमात इस्लामी गई थी। इलेक्शन हो उसमें कोई बेज़ाब्तियां हो वो हम सामने लेकर आए, उसको हम अदालत में लेके जाएं, उसको ट्रिब्यूनल में लेके जाएं। 2018 के इलेक्शन के बाद भी आपकी ऑपोजिशन ने शोर मचाया कि इलेक्शन में धांधली हुई। उस वक्त के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई, पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके हेड जो है वो परवेज खटक साहब को बनाया और ऑपोजिशन को खुली दावत दी कि आप लेकर आए कमेटी के अंदर केस। अच्छा दिल साहब, मुझे अच्छा वक्त का मैं ब्रेक पे जाना है, प्लीज मुझे ये बता दें, हम उसमें री इलेक्शन करवाएंगे। किसी एक जमात की जो है कोई एक कंप्लेंट उस कमेटी के अंदर दर्ज नहीं हुई, ये लोग खुद भागे इलेक्शन की तहकीकात से। उसकी वजह ये थी कि 2013 हो, 2018 हो, बल्दियाती इलेक्शंस हो, ज़िमनी इलेक्शंस हो, धांधली हमेशा तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई है। मैनेजमेंट जो है वो इलेक्शंस की वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई है। तहरीक इंसाफ को हरवाया गया है, तहरीक इंसाफ की सीटें कम की गई हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो फिर अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमेशा साजिश होती रही है तो इमरान खान साहब कैसे वजीर आजम बन गए थे? जी एक वाहिद जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके खिलाफ ये सारी की सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन के मैदान में, इंतखाब के मैदान में, अवामी मैंडेट के मैदान में तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक कमेंट ले लूं जुल्फिकार बदर साहब से भी। जुल्फिकार बदर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अदील साहब ये कह रहे हैं हमेशा पीटीआई के खिलाफ जो है धांधली भी होती रही है, सबसे ज्यादा विक्टिमाइज जो है वो जमात यही है। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जो विक्टिम बनी है जमात वो पीटीआई है क्योंकि इनके खिलाफ हमेशा इलेक्शन में धांधली होती रही है? अभी भी वो कह रहे हैं कि ज़मनी बल्दियाती इलेक्शन जो है करने वाले लोग ही यही है, तो ये कैसे कहेंगे कि हाँ। जुल्फिकार बदर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है। जी अदील साहब की आपने गुफ्तगू सुनी? जी मैंने गुफ्तगू सुनी है। एक्चुअली पता क्या, पीटीआई वाले भाइयों को आदत पड़ गई है ये जैसे 2018 का इलेक्शन हुआ था ना, इनको अब यही है कि 2018 में जिस तरह कंधे पे बैठा के इनको लेके आया गया था जाली तरीके से, ये चाहते हैं कि हर दफा ऐसे ही तरीके से लेके आया जाए और ये जब उस तरह जीत के आ जाए तो ठीक है, अगर हार जाए तो ये कहते हैं धांधली हो गई। जी ये उस माइंडसेट के इन्होंने पक्का कर लिया, ये उससे बाहर नहीं निकल रहे। जी तो अभी भी ये जो सारा मुद्दा है, ये मुद्दा इसी चीज का है जो ये इस्टेब्लिशमेंट को मुलाकात की ख्वाहिश कर रहे हैं इमरान खान साहब और इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। उसके पीछे मुद्दा ही ये है कि इलेक्शन उसी तरीके से करवाए जाए जिस तरीके से पहले इनको जितवाया गया था और इनको सिलेक्ट करवा के लेके आए थे। अब ये अगर ग्राउंड पे इलेक्शन जब जेन्युइन हुआ तो चीजें फर्क होंगी, उन चीजों के फर्क होने से नताइज फर्क होंगे और इसी चीज का है। अगर खान साहब जीत जाएंगे तो वो कहेंगे ठीक है, अगर हार जाएंगे तो वो कहेंगे कि जी ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अब सारा जो मुद्दा है वो नताइज को तस्लीम करने का है, आइन शिकनी का या आइन के ऊपर चलने का तो है नहीं। असल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, फोर्सेस और पॉलिटिकल पार्टीज के हेड को ये डिसाइड करना है कि इलेक्शन जब भी होता है, जिसका भी होता है, आपको ये सबको बैठ के इस चीज के ऊपर डिसाइड करना है कि आपने इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने हैं। खान साहब तो तस्लीम करने को तैयार ही नहीं। पीटीए का कोई बंदा कह दे कि जी इलेक्शन, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है कि जीत जाएंगे तो इनको कहेंगे जी जो भी नतीजा आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तो 88 में पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई, 1990 में हुई, 3 में हुई, 97 में हुई, नतीजा एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन असेंबली में गए 2018 में भी बिलावल साहब ने कहा कि सिलेक्टेड है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई। जुल्फिकार साहब, मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। जुल्फिकार साहब प्लीज, अब ये इलेक्शन से रेलिवेंट भी है और मैं इस क्राइसिस सिचुएशन से निकलने का कोई हल चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम को ख़त्म होने से पहले आप दोनों हजरात कोई हल भी मुझे ये बता दें
कि जरदारी साहब ने भी कहा, वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा कि चीफ़ जस्टिस साहब जो है, अभी मौजूदा चीफ़ जस्टिस की बात कर रही हूँ, उमर अता बंदयाल साहब की, इंतखाबात से पहले जो मुज़ाकरात के मशवरे का बड़ा खैर मकदम किया गया है उनका, तो अदलिया तो यहाँ पर अपना किरदार निभाती हुई नज़र आ रही है। अब मेरा जहाँ से हमने शुरू किया था अपना प्रोग्राम, बात वहीं पर आती है, क्या जब आप लोग बैठेंगे, तमाम सियासी जमातें बैठेंगी, तो आप लोग किसी इस मुद्दे का हल निकालने की तरफ आएंगे? किसी ये जो क्राइसिस नेगोशिएशन है इसका कोई रिजल्ट निकलने पर आएगा कि नहीं? बिल्कुल निकलने पे आएगा, क्यों नहीं निकलेगा। इस सारे मामले के अंदर, क्राइसिस के अंदर, जब आप एक दूसरे के साथ बैठेंगे, गिले शिकवे सुनेंगे, दो बातें आप अपनी मनवाएंगे, दो बातें मान लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो रूल है बेसिकली नेगोशिएशन का, जो रूल है। बैठेंगे नहीं, देखिए मेरा सवाल ये है कि जब तक आप बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, मुद्दे का हल कैसे निकलेगा? अगर चाइना और ईरान और सऊदी अरेबिया बैठ के अपने मसले का हल निकाल सकते हैं किसी आर्बिट्रेटर के थ्रू, तो ये तो पाकिस्तान के अंदर सारे पाकिस्तानी हैं। खान साहब को इस सोच से ऊपर जाना है कि मैं दहशतगर्दों के साथ बैठ सकता हूं, लेकिन सियासी जमातों के साथ नहीं। अदील साहब से भी उनका मौक़िफ़ ले लूं, वक्त कम है मेरे पास। जुल्फ़िकार साहब बहुत शुक्रिया। अदील साहब मुझे बताएं कि अगर आप लोग बैठते हैं इस क्राइसिस का हल निकालने के लिए, जैसे कि जुल्फ़िकार साहब ने भी कहा कि दो बातें आप अपनी मनवाते हैं, दो बातें मानते भी हैं, इस चीज़ के लिए तो तैयार है ना? देखिए अगेन दोबारा वही वाली बात वापस में बार बार रिपीट हो रही है वो बात। देखिए मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिविल सोसाइटी का बड़े सीनियर जर्नलिस्ट का एक वक्त आया, इमरान खान साहब से मुलाकात की और उन्होंने उनको भी यही कहा कि हम तैयार हैं, हम इलेक्शंस के फ्रेमवर्क के ऊपर हर किस्म की बातचीत के लिए तैयार हैं और डायलॉग से हम पीछे नहीं हट रहे। उसके बाद जमात इस्लामी के अमीर साहब आए, उनसे भी यही बातचीत हुई, उनको भी जो है वो कमेटी तश्कील दे दी गई कि ये लोग आपसे बातचीत करेंगे, आप मुज़ाकरात करें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये बार बार ये कह रहे हैं, ये पहले भी इन्होंने मुज़ाकरात का झांसा दिया, अभी भी ये मुज़ाकरात की आड़ में जो है वो इलेक्शन का जो आईनी मुद्दत है 90 दिन की, उससे आगे ले जाना चाहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं मान रहे, ये आईने पाकिस्तान को नहीं मान रहे, ये आइन के खिलाफ जो है वो असम्बली के अंदर करारदादे लेकर आ रहे हैं, ये जो है अपने करप्शन के केसेस माफ कराने के लिए असम्बली के से कवानीन पास करवाते हैं, ये जो है वो साफ शफाफ इंतखाबात का रास्ता रोकने के लिए ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जो कवानीन है उनको खत्म करवाते हैं, ये जो है ओवरसीज की वोटिंग को खत्म करवाते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इसलिए कदगन लगा रहे हैं कि वो इनके कहने के मुताबिक जो है वो इलेक्शंस को आगे नहीं लेके जाने दे रहे, वो आइन के ऊपर अमल करवाना चाह रहे हैं। इलेक्शन वाली बात आप टेबल टॉक में कर सकते हैं ना, इलेक्शन वाला मुद्दा तो आप उठा सकते हैं, जब सारे मिलके बैठे तो आप इलेक्शन वाली बात, इलेक्शन की बात, अदील साहब आप इलेक्शन का मौक़िफ़ तो टेबल टॉक पे बता सकते हैं। अदील साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ, हमने 2018 के अंदर कमेटी बनाई, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, जिसका हेड जो है वो परवेज खटक को बनाया। आज की तारीख तक कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, कोई JUIF का, कोई MKM पाकिस्तान का, कोई जो है उस कमेटी के अंदर पेश नहीं हुआ। अगर इनको 2018 के इंतखाबात के ऊपर जो है वो ठीक है अदील साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जुल्फ़िकार बदर साहब मुझे ये बताइएगा कि मैं काफी देर से अदील साहब से पूछूं, शायद उन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है, वो अपना जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट है वही पढ़ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या अगर PTI बैठती है इस निगोशिएशन के मरहले के अंदर तो इलेक्शन के तो मुद्दा उसमें रिजॉल्व हो सकता है जब वो बैठेंगे, तो आपको नजर आ रहा है ये बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? देखिए बैठे बगैर इस मुल्क के मसाइल का हल निकलता ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे सीधे हो उल्टे हो, हल तो बैठने के बाद ही निकल सकता है। ये जो बातें ये करते हैं ना, ये सारी ऐसी हवाई बातें हैं, ये दे आर नॉट प्रैक्टिकल पीपल बाय वर्च्यू ऑफ सम अपॉर्चुनिटी। इनको इस्टेब्लिशमेंट का एक विंग उठा के ले आया हुआ है और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने ग्रास रूट पे कभी काम नहीं किया, कभी ये दे हैव नॉट कम थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोलिटिसाइजेशन। ये एक अपॉर्चुनिटी आई थी, अपॉर्चुनिस्ट क्लास जो आती है ना, ये वो लोग आए हैं कि दो पार्टियों का वो था तो लोगों ने कहा कि जी ले आए, और एक वो नई सोच थी कि एक थर्ड फोर्स होनी चाहिए। चले हम ये डिस्कशन छोड़ते हैं। जुल्फ़िकार बदर साहब ये बताएं, क्योंकि कोई हल नहीं निकला, मैंने अदील साहब से बहुत कोशिश की कि मैं पूछूं कि वो इलेक्शन के अलावा भी क्राइसिस पे बात कर ले, पर वो मेरे ख्याल से तैयार नहीं थे। मुझे सिर्फ ये बताएं
कि सिराजुल हक साहब एज ए आर्बिट्रेटर अगर वो इस प्रोसेस का जो है वो हिस्सा है और वो बिठाते हैं सबको, आपको लगता है कि कोई इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए कोई लाहे अमल तैयार होगा, कोई किसी शराइत पे ये लोग राज़ी होंगे ताकि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में ये ख़त्म हो सके? मैं आपको अपना एक बात प्रेडिक्ट कर देता हूँ। जी बिल्कुल। अगर इमरान खान साहब अनकंडीशनल तौर पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के साथ जिस दिन बैठ जाएंगे मसला हल हो जाएगा। जब तक वो नहीं बैठेंगे ना तो आप समझिएगा इनकी नीयत भी नहीं है और ना ये क्राइसिस को हल करना चाहते हैं। ये मोटी आपको बात बता दी है। वो चाहे सिराजुल हक साहब हो या वो कोई भी हो या ऊपर से फरिश्ते भी आ जाए, जब तक खान साहब खुद आके टेबल पे नहीं बैठेंगे सबके साथ और एक जो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं करेंगे कि अनकंडीशनल और जो बातें तय हुई हैं वो ये होंगी, किसी बंदे ने खान साहब की गारंटी नहीं करनी क्योंकि कोई खान साहब के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। ही इज द ओनली पर्सन जिसको खुद अनकंडीशनल आना पड़ेगा और टेबल पे आके ही मसले हल होंगे। जी बिल्कुल जब तक नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, मेरे पास वक्त कम है। आपकी सजेशन जो है वो आवाम के सामने रख दी हमने और उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासी जमातें मिलके बैठें और इस जो क्राइसिस है इससे निकलने के लिए कोई लाहे अमल तैयार करें क्योंकि आवाम बहुत परेशान है। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।